गुड मॉर्निंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? एंड आपको पीपीटी दिख रहा है आपके इस लिस्ट में? सर फिलहाल क्रोम नजर आ रहा है। पीपीटी नहीं दिख रहा? नहीं सर, अभी तो नहीं। पीपीटी दिख रहा होगा नहीं? सर अभी आपका क्रोम नजर आ रहा है, आपने जो गूगल मीट ओपन किया है। ठीक है सर, अभी पीपीटी हो गई ओपन। ओपन हो गई, चलिए। यस सर। अभी देखिए, पार्टिसिपेंट्स तो अभी सिर्फ 9 ही ज्वाइन किए हैं। तो क्या करें बोलिए? अभी थोड़ा इंतजार करें, 10 हुए हैं अभी। तो आप बोले तो इंतजार करें या फिर शुड वी स्टार्ट? आप बोले, बोलिए क्या करें? 2-1 मिनट रुके या? रुक जाते हैं सर। हाँ, अभी सिर्फ 10 लोग हैं। तो आप बोले तो अब 2-4 मिनट रुक लें, या आप बोले तो स्टार्ट करें। अभी 11 लोग हुए हैं। रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, सब लोग ज्वाइन कर लें। बताइए क्या करें? मेरे ख्याल से भी जुड़ रहे हैं बराबर लोग। 1 मिनट रुक लेते सर हैं। 5 मिनट देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट, ओके चलिए। पंद्रह लोग हो गए हैं। राजीव गुप्ता साहब भी आ गए हैं, और रॉय साहब भी हैं, रितेश कुमार जी हैं, ऋतिक कुमार, अमन जी हैं, संजू दत्ता जी। चलिए, नाइस नाइस। आई थिंक एक आध मिनट में अपन स्टार्ट करें, अदरवाइज लेट हो जाएगा। व्हाट यू से? आप लोगों का क्या क्या कहना है इसमें? मत है। ठीक है सर। 16 लोग हो गए हैं। लेट अस स्टार्ट, आई थिंक, है ना? क्योंकि जो लेट आ रहा है उनके लिए ठीक है, 2-1 मिनट का अलाउंस, 4 मिनट का अलाउंस तो ही चुका है। चलो, विल बिगिन विद, लेट अस, फिर अपन रिवाइज तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, फिलिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं संदीप अग्रवाल हूँ। मैं एजीएम स्टेट बैंक से हूँ, रिटायर्ड हूँ। और मेरा ये सेशन एक्चुअली 12 बजे से था, पर मुझे कुछ एक्चुअली बाहर जाना था। तो मैंने मर्शी सर, जो जिनका सेशन था, उनसे रिक्वेस्ट की। वो 10 बजे जिनका सेशन था सर का, वो अब मेरी जगह मेरे टाइम पे वो सेशन लेंगे। टॉपिक हम लोगों के सेम ही रहेंगे, बट हम लोगों ने सेशन का स्वैपिंग किया है। लाइक उनके टाइम पे मैं ले रहा हूँ, मेरे टाइम पे वो लेंगे, साहब भैरवी साहब लेंगे। इमीडिएटली मेरे बाद उनका सेशन आएगा। चलिए, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर। अपना जो आज का टॉपिक है, इट इज फिलिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली अगर आप देखें, जो वर्ड है लोन एप्लीकेशन, सो एक तो फिलिंग है, द वर्ड यूज इज फिलिंग, एंड लोन एंड एप्लीकेशन। तो अपन इस चीज को, ये जो ऊपर का जो सेंटेंस है, इसको अपन बाइफर्केट करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, सब्जेक्ट वो ये कह रहा है, इट इज फिलिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। मतलब सबसे पहले वर्ड आ रहा है एप्लीकेशन और लोन। तो एप्लीकेशन मतलब, एक तो एप्लीकेशन दरखास्त हो गई, और फिर भी वो लोन की दरखास्त। तो उसमें मतलब कुछ चीज ऐसी हो गई जो एप्लीकेशन अपन लिखते हैं सबके लिए लागू रहेगी, एंड देन लोन के लिए कुछ उसमें एडिशनल जानकारियां देनी पड़ेंगी। इसलिए फिलिंग मतलब तो भरना रहेगा। तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वर्ड जो छिपा है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की सबसे बड़ी बात है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एप्लीकेशन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश के हिसाब से मापदंड उन्होंने सेट किए। सारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या शेड्यूल बैंक हैं, उन लोगों के लिए उनको मानना अनिवार्य है। इट इज नेसेसरी। अच्छा, आप लोगों को इंग्लिश में इट इज ओके? आप लोगों को कंफर्टेबल रहता है या हिंदी रखना है या मिक्स करना है? बोलिए। मिक्स ठीक है सर। मिक्स ठीक है, ओके। जी। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी चीज आपको किसी पॉइंट पे भी समझ में नहीं आए तो जरूर से पूछिए। आई वॉन्ट माई सेक्शन टू बी इंटरेक्टिव।
ठीक है, कोई भी चीज कभी भी समझ में आए नहीं आए, आप पूछिए, निरंतर पूछिए, एक नहीं, दो नहीं, 4 दफे। इट विल बी माई प्लेजर कि मैं आपको उसके बारे में बतलाऊं, और रिवाइज भी कर लेंगे अपन इफ टाइम परमिट्स। बट चलिए, तो सबसे पहले बात है कि एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एप्लीकेशन में बेसिक जो एप्लीकेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो भी एप्लीकेशन देगा उसके बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन के बारे में टॉपिक आपका पहले भी हुआ होगा या अभी होना होगा, बट एक टॉपिक इस तरीके का है। बट अपन तो रिवाइज करने के हिसाब से पूछते हैं। उसमें किसी भी अकाउंट होल्डर की या कोई भी जो भी एप्लीकेशन दे रहा है उसकी बेसिक जानकारियां होती हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपन ने पहले ये पाया, अपन से 30-40 साल पहले ये पाया कि ये जो बैंकिंग चैनल था ये अनडिजायरेबल, जो कि अनैतिक कार्यों में यूज होने लगा, अनैतिक जो एक वाणिज्य से रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, उनको यूज होने लगा। उसमें इलीगल ट्रेड होने लगे, बेनामी ट्रांजेक्शन होने लगे, जिसकी वजह से उनको रोकना बहुत आवश्यक समझा गया। इसलिए ये मापदंड बनाए गए और ये सबके लिए पालन करना अनिवार्य रूप से कर दिया गया। लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग एक आपने वर्ड सुना होगा, कई दफे सुनने समझने में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग इज वर्ड, लॉन्ड्री वर्ड अपन समझते हैं ना, अपने घर में लॉन्ड्री में कपड़े दिए, तो लॉन्ड्री मतलब वॉशिंग, अपन साफ करते हैं कोई भी चीज। तो उसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को, पैसे को साफ करने का जो तरीका था उसको रोकने के लिए ये करा। तो लोग बात क्या करते थे, टेररिस्ट हुए या जो इलीगल ट्रेड वाले रहते थे, बेनामी ट्रांजेक्शन वाले करते थे, अपने गलत पैसे अर्जित, गलत तरीके से अर्जित पैसे को एक नंबर में लाने के लिए बैंकिंग चैनल्स को यूज करते थे। बैड मनी बीइंग वॉश्ड थ्रू बैंकिंग चैनल। ये सब जो भी बोल रहे हैं अपना माइक म्यूट कर ले, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। जो भी बोल रहे हैं अपना माइक म्यूट कर ले। वैसे तो बोला ना तो बहुत अच्छा है, पर अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कोई भी जो मनी, बैड मनी रहता है, उसको वॉश करने के लिए बैंकिंग चैनल यूज होता था। उसको टू प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ये उन्होंने ये चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं सर। अब क्या हुआ, आप बैंक में गए, आपने अकाउंट खोलने की बात करी, तो बैंक में अकाउंट खोलने में सबसे एक बेसिक चीज समझे। एक आपने कहा, आप बैंक में गए कि मेरे को अकाउंट खोलना है, तो कहेंगे ठीक है भाई, किसी को बोलेंगे कि भैया इनको, भैया को, गुप्ता जी को या रॉय साहब को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका फोटो, आपका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। आप अकाउंट खोलने जाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे श्रीमान जी आप कौन? आप बोलेंगे मैं गुप्ता जी, फलाने राजीव गुप्ता जी, या मैं सुब्रतो राय साहब बोल रहा हूँ। तो बोले ठीक है, हम, आप मान रहे हैं आपकी बात, पर आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहेंगे मेरे पे, आप कहेंगे मेरे पे निश्चित उसके आवश्यक दस्तावेज है जिससे मैं कह पाऊंगा कि ये मैं फला नहीं हूँ। तो वो आपको दस्तावेज क्या सत्यापित ओरिजिनल से कराना पड़ेगा, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, तब वो आपका खुलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडी, कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियल माना है, जो कि बैंक के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए दिशा निर्देश है कि ये डॉक्यूमेंट मान्य है, इन डॉक्यूमेंटों के आधार पे आप खाता खोल सकते हैं। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ओवीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछ लीजिएगा कभी भी, पर हो सकता है परीक्षा में इस तरीके के सवाल आए और आते ही हैं। ओवीडी कितने तरीके के होते हैं? आमतौर पर 5-6 तरीके के होते हैं, जिसमें आपका फोटोग्राफ होता है, पासपोर्ट होता है, सॉरी, पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, और जो जॉब कार्ड होता है नरेगा का, वो भी अगर गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी से प्रूव्ड है, क्लास 2 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर ने सत्यापित किया है, तो वो मान्य होता है। तो ये दस्तावेज ओरिजिनल किसी फोटो कॉपी देंगे तब ये होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में एक और चीज है जो विशेष चीज होती है। एप्लीकेशन फॉर्म आमतौर पे अपन लोग पढ़ते नहीं है, 5-7 पेज का रहता है, अपन आंख बंद करके साइन करते हैं। उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उसके पीछे, जो कि बोलते हैं एमटीसी, मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन, एमटीसी बोलते हैं। आप कभी गौर से पढ़िएगा, तो मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन, वो आप कंडीशन पे साइन, आप नीचे लिखते हैं, आप आई एग्री, उस पर आप टिक करते हो, साइन करते हैं। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक आप अनुबंध में आप फंस गए मतलब एक आपने अनुबंध या करार आपने किया, क्या कि आपने बैंक से, बैंक की जो नियम शर्तें थी आपने उसको माना, आपने लिखा कि हम मानेंगे, तभी वो आपका खाता खुलेगा। एक प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है,
जिसके तहत वो खुलता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए आजकल, पुराने जमाने की बात मैं नहीं कर रहा, आजकल ऑनलाइन भी खुलता है। ऑनलाइन एक लिंक आता है, आप उससे भरिए, आप अपने डिटेल भरिए। डिटेल में वही चीज है, आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपके ये ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी में से कोई भी दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और उसके एड्रेस प्रूफ, और फिर फोटो के संग आपको डिजिटल फॉर्म में भी आप जाके ब्रांच में, शाखा में जाए और उसका प्रिंट आउट लेके वो आपका दस्तावेज खुल सकता है, अकाउंट आपका खुल सकता है। अब एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने एड्रेस चेंज किया और आधार में हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो उस केस में भी आपका अकाउंट खुल सकता है। जैसे आप कोई और दूसरा दस्तावेज दे दें, लाइक जैसे अपना पीपीओ दे दें, या कोई यूटिलिटी बिल, मतलब टेलीफोन बिल, बिजली का बिल दे दें, या आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट वगैरह है वो कोई आप दे दें, उसकी रिसिप्ट दे दें, तो आपका खाता खुल जाएगा। और उसमें कंडीशन ये है कि आपको विद इन 3 मंथ्स आपको वो अपना एड्रेस अप टू डेट कराना पड़ेगा, नहीं तो वो खाता स्वतः रूप से ही बंद हो जाएगा। आपको अभी तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जरूर से पूछिए। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, भाइयों को? यस सर। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए। तो ये अपन ने बात कर ली कि अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, क्या क्या जरूरी है अकाउंट खोलना। अकाउंट खोलने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अनडिजायरेबल एक्टिविटी होती थी, अमान्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती थी बैंकिंग चैनल के थ्रू, बेनामी ट्रांजेक्शन होते थे, गलत ट्रांजेक्शन, ये मनी लॉन्ड्रिंग लोग करते थे, अपने गलत तरीके से अर्जित पैसे को साफ करने के लिए, धोने के लिए बैंक का चैनल यूज करते थे, 1 नंबर पे बनाने के लिए। इसलिए निर्देश दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने, उसके तहत खुलने पड़े। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स 5-6 होते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर, नरेगा, एड्रेस प्रूफ के संग दे सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और ओरिजिनल ले आके सत्यापित कराना पड़ेगा और आपका अकाउंट खुलेगा। अगर आपका एड्रेस अप टू डेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो आप पुराने एड्रेस पे भी खोल सकते हैं, बशर्ते आप 3 महीने के अंदर वो एड्रेस आप अपडेट कराएं, नहीं तो आपका ये अकाउंट बंद हो जाता है। ये अपन ने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। अब आपका जो अकाउंट होते हैं, आप कितने तरीके के होते हैं। अब एक सिर्फ गुप्ता जी पहुंचे या रॉय साहब पहुंचे, तो उन्होंने कहा साहब ये मेरा फोटो है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, उधर वोटर कार्ड है, आधार है, अब आप मेरा अकाउंट खोल दो। तो ये तो एक इंडिविजुअल हो गए। अब कई दफे क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड मतलब ज्वाइंट फैमिली टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जो सबसे बड़े रहते हैं वो रहते हैं कर्ता। उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारा जो पैसा होता है, जो इन फैमिली अभी डिवाइड नहीं हुई है, उन लोगों को बंटवारा नहीं हुआ है, उसके जो पैसा आता है वो सब तरीके से यूज होता है। उसमें जो प्रमुख होता है वो कर्ता कहलाते हैं, वो अकाउंट को मैनेज करते हैं, और वो सब बाकी जो लोग रहते हैं सदस्य, उनको को पार्टनर्स बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अब हो सकता है आप अकाउंट खोलना चाहें किसी कंपनी का, तो कंपनी में आपको, कंपनी के अकाउंट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा। उसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं कंपनी का उद्देश्य, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर, कंपनी का पूंजी, कंपनी का रजिस्टर्ड पता, ये सारी चीजें किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस होता है, वहां भरी जाती है, और वहां से एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, वो दस्तावेज आपको लगेंगे, और कंपनी का पैन कार्ड वो आपको देना पड़ेगा, तब कंपनी के नाम का खाता खुलेगा। अभी तक जो भी अपन चर्चा कर रहे हैं ये लोन के संदर्भित नहीं है, अभी सिर्फ अपन बात कर रहे हैं खाता खोलने की। किसी का भी खाता खोलेगा, जो पहली अपनी जो टाइटल थे फिलिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन, अभी अपन सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन में इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कंपनी हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। लोन के बारे में अपन इसी का विस्तार रहेगा, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अब कोई फर्म आ गई, फर्म किसी पार्टनरशिप फर्म आ गई, 2-3 लोगों ने मिलकर फर्म बनाई, तो उसका खाता खोलना चाहते हैं, तो उस खाते में भी क्या होगा, आपको पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड लगेगा, पार्टनरशिप डीड लगेगी, और फोटो लगेंगे सारे पार्टनर्स के। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए आमतौर पर। वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पे जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, बट बैंक ये मानते हैं, क्योंकि कई दफे विवाद बढ़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए, वो विवाद से बचने के लिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड रहती है, उसकी कॉपी रहती है। आजकल एक नया प्रारूप या स्वरूप आ गया है पार्टनरशिप डीड का ही, उसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब आप कहेंगे कि फर्म, ये जो पार्टनरशिप फर्म है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या अंतर है, ये अक्सर पूछा जाता है। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, मान लीजिए 4 पार्टनर हैं,
रॉय साहब, गुप्ता जी और हर्तिक जी, ऋतिक जी, इन सब ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो इन सब में पार्टनरशिप फर्म की कोई भी लेनदारी देनदारी के लिए कोई भी पार्टनर एक जिम्मेदार होता है, इंडिविजुअल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर जो नया स्वरूप आया है उसका, एलएलपी जिसको बोलते हैं, उसमें कोई भी पार्टनर की लायबिलिटी, जो जिम्मेदारी, सिर्फ जितनी उसकी कैपिटल, देखो वर्ड शब्दों पे जाइए, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मेरी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, उतने तक की पार्टनरशिप है। अगर गुप्ता जी ने किसी रॉय साहब ने पार्टनरशिप खोली, एलएलपी में खोली, तो गुप्ता जी एलएलपी में सिर्फ जितनी उनकी पूंजी लगी है उतने तक के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि अगर ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में रॉय साहब कोई गलत करें, सही करें, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी गुप्ता साहब की भी रहेगी। एक अलग स्वरूप होता है, 5-7 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बना ली, एसोसिएशन, 10 लोगों ने कहा बिल्डिंग बनाएंगे हम, बेच देंगे, एक वो तरीके का भी होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसकी कॉपी देते हैं, उसके अंदर बायलॉज लिखे जाते हैं, ठहराव प्रस्ताव रहता है कि कौन कौन लोग उसके अंदर बायलॉज में लिखे जाएंगे कि हम अमुक बैंक में खाता खोलेंगे और उसमें ये खाते का संचालन करेंगे, और ये सारी चीजें दस्तावेज बैंक में देना पड़ेगा। इवन कंपनी के केस में, कंपनी के केस में जो अपन ने बात करी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड में भी उसके अंदर एक आपको रिजोल्यूशन, ठहराव प्रस्ताव देना पड़ता है कि कंपनी की तरफ से ये हमारी कंपनी है, उसका ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये हम लोग खाता खोलना चाहते हैं फलानी बैंक में, उस फलानी बैंक में हमारे खाते का संचालन अमुक डायरेक्टर करेंगे, ये भी आपका रिजोल्यूशन देना पड़ेगा, तब वो खाता आपका खुलेगा। फर्म के केस में ऐसी कोई मान्यता नहीं, सारे पार्टनर साइन करेंगे। हालांकि उसमें भी एक मैंडेट दिया जाता है कि इन पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर खाते का संचालन करेगा, क्योंकि कई दफे हो सकता है पार्टनर को बाहर जाना पड़ता है बिजनेस के सिलसिले में, तो ऐसे में खाते का संचालन नहीं रुके, इसलिए वो ये इसका भी मैंडेट दिया जाता है। ट्रस्ट के अकाउंट होते हैं तो वो इसी तरीके से ट्रस्ट डीड रहती है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में रजिस्टर्ड होती है, उसमें ट्रस्ट का बेनिफिट कौन, बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्ट किस उद्देश्य से खोली गई है, ये सारा उसके अंदर हवाला लिखा रहता है। इलिटरेट अकाउंट के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में, इलिटरेट अकाउंट भी लोन ले सकते हैं, बट उसके अंदर अलग से कुछ प्रक्रिया रहती है। इलिटरेट अकाउंट के संग कोई समझदार आदमी अपने संग रहेगा, वो उसको बतलाएगा, उसके बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा, और जो दूसरा आदमी होगा वो दस्तावेज देगा, एक लिख के देगा, बैंक में प्रिंटेड फॉर्म रहता है कि जो भी इसमें चीजें थी, दस्तावेज थे, मैंने इनको, जो बेचारे इलिटरेट थे, मैंने उनको पढ़ के समझ के समझा दिया, जिस भाषा में वो समझते थे वो दस्तावेज भी संलग्न किया जाता है। अगर माइनर है और वयस्क है तो 10 साल से ऊपर अपना खाता खोल सकते हैं पेरेंट्स के संग, और उसके अंदर केवाईसी लगेगी, माइनर की और पेरेंट्स की, दोनों की केवाईसी लगेगी। आजकल केवाईसी के लिए एक ई केवाईसी का भी प्रारूप शुरू हो गया है, जो कि ओटीपी बेस्ड है। आप आधार देंगे, आधार का नंबर देंगे, और आपका जो होगा बायोमेट्रिक से बैंक में सुविधा प्रदान की गई है, जिससे आप खाता का, आधार का वैलिडेशन या वेरिफिकेशन हो जाता है। एक सी केवाईसी भी एक शब्द आजकल नया, सेंट्रलाइज केवाईसी, जहां आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट कौन से हैं, जो मैंने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बोले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो दस्तावेज बतलाए हैं, उनको ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो बोले हैं, वो नो योर कस्टमर केवाईसी कहलाए जाते हैं। और वो दस्तावेज भी आप सेंट्रल रिपोजिटरी, जो कि सरसेज की साइट है, सरफेसी की साइट है, वहां रखे जाते हैं, वहां से भी वो आपका एक्सेस हो सकता है। एक जो दस्तावेज आमतौर पे लगता है वो होता है पैन कार्ड, पर कई बार क्या होता है किसी का पैन कार्ड उस समय नहीं उपलब्ध होता है, तो पैन कार्ड की उपलब्धि नहीं होने की स्थिति में उनको फॉर्म नंबर 60, जो इनकम टैक्स की रूल्स है, नियम, इनकम टैक्स 1962 1962 के नियम अनुसार उनको फॉर्म नंबर 60 भर के देना पड़ता है। खाता खोलने की एक और कंडीशन है कि खाते खोलने वाले को अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। साउंड माइंड का, साउंड मतलब उसको भली भांति सब समझ लेना पड़ेगा, समझ लेने की शक्ति हो, क्या ट्रांजैक्शन है, मैं खाता खोला है, उसके क्या करेक्शन करने हैं, क्या उसके एप्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है, क्या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, समझदारी से मेरा पैसे का लेन देन है, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां, लाइबिलिटी है, ये सारी चीज जो समझ सकता है तो साउंड माइंड का है। जो जिसके मतलब दिमाग में थोड़ी सी तकलीफ ना हो, वो लोग हैं जो कि ट्रांजैक्शन को, लेन देन को समझ सके, उनका साउंड माइंड कहलाएगा। और वो भी दिवालिया वाला आदमी भी नहीं होना चाहिए कि आदमी दिवालिया हो गया, उसका खाता खुल रहा है, तो वो भी नहीं, क्योंकि उसमें तमाम तरीके कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, खाते का संचालन रुक जाता है।
तो दिवाली आदमी का खाता नहीं खोलेंगे। और खाता खोलने की पहली जरूरी शर्त है कि वो आदमी साउंड माइंड का हो, मतलब दिमाग से ठीक ठाक तरीके से समझ सकते हो, साधारण भाषा में बैंकिंग के लेन देन को समझ सकते हो, उनमें समझने की क्षमता हो। अभी तक आपको कोई क्लैरिटी है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? सर कोई पर्सन दिवालिया है इस चीज का हमारे को कैसे पता लगेगा? अब वो तो पब्लिक पर नोटिस में रहता है, पब्लिक हाँ जी। नोटिस में रहता है कि उसका दिवालिया है। उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर भी लिखा रहता है कि मैं दिवालिया नहीं हूँ। मैंने बोला मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर दिवालिया नहीं है ऐसा लिखा रहता है। और केवाईसी में सारी जानकारी रहती है, ये मार्केट में उपलब्ध रहती है। जैसे अगर आपने कहा मैं फलाने बाजार में रहता हूँ, आपने उसका एड्रेस में लिखा है, तो वहां जी। मालूम पड़ेगा। आप जिस जगह बैंक ऑपरेट करती है आपको मालूम पड़ता है, पेपरों तक में आता है ये आदमी इतना पैसा लेके भाग गया। आपने पढ़ा जी नहीं पढ़ा, कहीं कभी पेपर में आता है ना कि वो बिल्कुल आदमी सर, पैसा, बिल्कुल। तो बस ये आपका दिवालिया हो गया, वो आदमी पैसे नहीं दे रहा लोगों के। ये सारी चीजें मार्केट से। फिर क्या होता है कि अपन एक कस्टमर का इंट्रोडक्शन लिया, मान लिया कोई आया, तो उसी से मालूम पड़ जाएगा, अरे यार ये आदमी संभाल के रखना, ये आदमी ने इसके फलाने से पैसे नहीं देता। यानी ये आपस में हमारे को इधर उधर मार्केट से ही पता लगेगा बंदे का। पता लग जाएगा। पर एक चीज और है, अगर मैं आपके पैसे नहीं दे रहा तो मैं दिवालिया नहीं हो गया। मेरे आपके पैसे नहीं देने से मैं दिवालिया नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे आपके लेन देन में हो सकता कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से मैं आपके पैसे नहीं दे रहा हूँ। पर वो पैसे नहीं देना दिवालिया नहीं है। पर अगर मैं किसी के भी पैसे नहीं दे रहा हूँ, मेरे पे कुछ भी नहीं है, वो चीज और दिवालिया बंदा की। गायब हो जाए। बंदा गायब हो जाए, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है, ये तो आपकी मैंने लोन एप्लीकेशन के फॉर्म हो गया। तो आपको इंडिविजुअल का खाता भी खुल जाएगा, इंडिविजुअल के साथ साथ आप जो भी फर्म का, आपका व्यक्तिगत खाता भी खुल जाएगा। आप बैंक में गए, आपने खाता खोला, फॉर्म लिया, आपने इंडिविजुअल तो भी आपने फॉर्म दे दिया। या अगर आप किसी फर्म का, कंपनी का खाता खोलेंगे, ट्रस्ट का, सोसाइटी का, तो जो दस्तावेज अभी अपन ने चर्चा करी वो भी आपको अपने दस्तावेज के संग देने पड़ेंगे। याद रहे, कंपनी के केस में कंपनी का पैन कार्ड, फर्म के केस में पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में केस में पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। कंपनी के केस में ठहराव प्रस्ताव भी देना पड़ेगा। सोसाइटी के केस में, ट्रस्ट के केस में भी ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। एक चीज और समझ लीजिए, वैसे तो टॉपिक का विषय नहीं अपने सब्जेक्ट का, पर फिर भी कोई भी खातेदार जो खाता खोलता है वो इंडिविजुअल का, अगर किसी ने फर्म का खाता खोला तो फर्म एक अलग एंटिटी होती है इंडिविजुअल से। अगर मैंने कोई कंपनी खोली तो मैं संदीप अग्रवाल अलग रहूंगा और मेरी कंपनी अलग रहेगी। तो कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज ओपनिंग द अकाउंट, वो डायरेक्टर कहलाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हालांकि अपने आज के सब्जेक्ट का वस्तु विषय नहीं था, पर फिर भी बात निकली तो मैंने कहा वो चर्चा कर ले। अब अपन चलते हैं लोन पे। ये अपन ने बेसिक लोन, आपको कोई भी लोन चाहिए तो ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। उसके बाद लोन की बात करेंगे अपन। अब जो अपना टॉपिक है कि लोन में क्या क्या अपने को दस्तावेज चाहिए, क्या क्या देना है, क्या क्या लेना है, ये सारी चीजों का अब अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब पहले तो ये देखें कि लोन अपन लेने गए तो लोन कितने प्रकार के अपने को बैंक से मिल सकते हैं, कितने प्रकार के लोन आएंगे। आमतौर पर वैसे तो बहुत सारे उसके तरीके हैं, बहुत सारे लोन के एग्जाम्पल्स हैं, बट मोटे तौर पे, आमतौर पे कैश क्रेडिट, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट करके आम जो नाम नॉर्मली या प्रचलन में ज्यादा चलते हैं लोन, वो ये तीन तरीके के रहते हैं। कैश क्रेडिट, टर्म लोन, या टर्म लोन को मियादी या कैश क्रेडिट को कैश क्रेडिट ही बोलते हैं, या वर्किंग कैपिटल लिमिट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब किसी चीज के आपकी पैसे एफडी रखी है, एफडी के ऊपर लोन देना, वो ओवरड्राफ्ट की श्रेणी में आता है। अब इन तीनों में अंतर होगा क्योंकि तीन अलग अलग खाते हैं। अब आप अंतर समझते हैं। अब अंतर में क्या है कि टर्म लोन का हिंदी वर्ड है मियादी लोन। मतलब एक मियाद मतलब एक समय आदि की लोन। एक हमने मियाद के लिए आपको लोन दिया, हमने गुप्ता साहब को एक लोन दिया, टर्म लोन या मियादी लोन, समय आदि लोन, समय अवधि लोन। वो क्या है, हमने उनको कार लोन दिया 5 साल के लिए, समय अवधि लोन, टर्म लोन। एक टर्म के लिए आप वर्ड पे जाइए, आपको वर्ड से सब सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक शब्द से ही पूरा आपको शब्द मैसेज देगा। अपनी जो वर्णावली है, वोकेबलरी है, या जो भी अपन बोलते हैं जो लैंग्वेज है, उसमें सबसे विशेष बात है कि जो वर्ड होता है ना, अगर आप वर्ड को गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ड अपने आप एक डायरेक्शन देता है। अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा ये वर्ड क्या कह रहा है। उससे याद करना, समझना बड़ा आसान होता है। अब टर्म लिखा है, टर्म मतलब एक निश्चित समय के लिए लोन दिया एक निश्चित समय के लिए, वो टर्म लोन कहलाएगा। समय अवधि लोन, अब हमने गुप्ता साहब को या रॉय साहब को एक लोन दिया कार के लिए 5 साल या 7 साल के,
तो 5 साल का जो लोन है वो समय अवधि के लिए दिया, उसमें बैंक में लोन देने के बाद कभी भी वो लोन पैसों का, जब तक हम उसकी नियमित किस्त जमा करेंगे तो बैंक उसका पूरा पैसा कभी नहीं मांग सकती। ये बहुत बड़ा उसके अंदर फायदा है। हमने मकान लोन लिया, मकान लोन 25 साल 20 साल 30 साल का मिलता है, टर्म लोन में मिलता है, होम लोन का, होम लोन की श्रेणी में आता है, टर्म लोन कैटेगरी में। अब टर्म लोन 30 साल का दिया, आप नियमित अगर किस्त जमा कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ आपको किस्त नियमित जमा करनी है। अगर आप नियमित किस्त जमा कर रहे हैं तो बैंक कभी भी आपसे टर्म लोन का पैसा वापस, मतलब नहीं कह सकती कि आपको लोन बंद करिए। समझ गए ना? आप जब तक की किस्त जमा करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने 30 साल का या 25 साल का लोन लिया, आपने 3 साल किस्त जमा करी और 3 साल बाद तीसरे साल बैंक ने कहा अब हमारा लोन पूरा चुका दीजिए। आप कह सकते हैं भैया आपने 25 साल के लिए लोन दिया, हम आज कैसे चुका दें? हमने क्या गलती करी है, क्या त्रुटि हुई है हमने खाते के संचालन में? आपकी जितनी नियम शर्तें थी हमने पालन किए, आपकी किस्त नियमित टाइम टू टाइम जमा करिए, तो हम क्यों लौटा दें? टर्म लोन में बैंक कभी मांग भी नहीं सकती। तो आपको जब तक आप नियमित किस्त जमा करेंगे तो नहीं होगा। इसके विपरीत, मतलब काम कार लोन हुआ टर्म लोन की श्रेणी में आएगा, होम लोन हुआ टर्म लोन की श्रेणी में आएगा, एजुकेशन लोन हुआ, शिक्षा ऋण, वो भी आपको टर्म लोन की श्रेणी में आएगा। अब दूसरे तरीके का एक लोन होता है कैश क्रेडिट लोन, वर्किंग कैपिटल। अब एक दुकान खोली है, दुकान पे आप देखेंगे ग्रोसरी शॉप है या जनरल मर्चेंट है, उसका बहुत सारा सामान आ रहा है जा रहा है। अब ये बहुत सारा सामान आ रहा है जा रहा है, इसका लेखा जोखा भी रखा जाएगा। उसके लिए एक कैश क्रेडिट लिमिट बना दी जाती है कि भाई आपका एक आम तौर पे आपको ये इतने तक का माल रहेगा, 10 लाख रुपए तक का माल रहेगा, 10 लाख तक की लिमिट बना दी जाती है। ऐसे सब लोनों को कैश क्रेडिट लोन बोलते हैं। इसका कैश क्रेडिट लोन की जो उसका अंतर है टर्म लोन से, मियादी लोन से, वो ये है कि ये 1 साल के लिए दिया जाता है और हर साल इसका रिन्यूअल होता है। अगर खाते का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया तो बैंक इसको पैसा 1 साल बाद या पहले भी मांग सकती। डिमांड लोन ऑन डिमांड कहलाता है, ये ऑन डिमांड वापस ले सकते हैं। टर्म लोन में टर्म में वापस नहीं ले सकते, ये अंतर है। कई बार पूछा भी जाता है कैश क्रेडिट और टर्म लोन में क्या अंतर है। तो कैश क्रेडिट में आपकी एक लिमिट बना दी दुकानदार साहब की, चाहे स्टेशनरी शॉप है, चाहे ग्रोसरी शॉप है, चाहे स्पोर्ट्स की शॉप है, चाहे किराना मर्चेंट है, जनरल मर्चेंट है, कोई सी भी शॉप है, अगर कैश क्रेडिट का लोन दिया तो आप सामान के लिए लिमिट बना दी, उतने में वो जितनी भी खरीदेंगे बिक्री होगी, बस आप उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि जो भी बिक्री होगी वो आपके खाते में जमा करे, सीसी लोन खाते में जमा करे। और अगर उनको कोई भी चीज सामान दोबारा खरीदना है तो वो सामान के लिए बैंक खाते से चेक दें या ऑनलाइन पेमेंट करें। उदाहरण के लिए अपन एक मेडिकल शॉप लेते हैं, मेडिकल शॉप में दवाइयां आई, उसने 10 लाख रुपए की दवाइयां रखी और एक दिन की बिक्री हुई 25,000 रुपए, 25,000 रुपए की बिक्री हुई, तो वो 25,000 रुपए बैंक अपेक्षा करेगी कि बैंक के सीसी लोन अकाउंट में जमा करे और दोबारा जो आज माल बिका है, दवाइयां खत्म हो गई और लाने के लिए उस सीसी लोन खाते से ही वो पैसे भुगतान करे और वो दोबारा वापस माल लाए, ताकि उसका माल की हमेशा 10 लाख की लिमिट बरकरार रहे। इसमें एक विशेष जो चीज है वो ये है कि समय समय पे जो ब्याज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। हर महीने ब्याज लगा सीसी लोन खाते में, 30 तारीख को ब्याज लगा तो आपकी लिमिट के अंदर ही आ जाएगा। मान लीजिए आपकी लिमिट 10 लाख रुपए, उदाहरण समझ लीजिए, और आपकी पूरी लिमिट पूरी है, मतलब 10 लाख रुपए आपने ले रखे, 30 तारीख को ब्याज लगा, 30 तारीख को ब्याज लगा मान लो 5,000 रुपए, तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 10 लाख 5,000 हो गया। और जैसे ही आपने कोई जमा करा, आपने मान लो 30,000 रुपए जमा करी आज की बिक्री, तो अगले साल अगले दिन जब आप निकालने जाओगे या उसी दिन निकालोगे तो 30 नहीं निकाल पाओगे, 5,000 जो आपका ब्याज का है वो एडजस्ट हो गए, आप 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। आपको समझ में आया उदाहरण से ये चीज? हाँ या ना बोलिए। आज समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है, कभी भी। तो सीसी का मतलब, हाँ बोलिए। सीसी का मतलब सीसी कैश क्रेडिट बोलता है उसको? हाँ कैश क्रेडिट बोलता है, सीसी मतलब कैश क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है सर। हाँ हाँ या ना तो बोलिए यार। हम फिर एक तीसरी तरीके की लिमिट रहती है ओवरड्राफ्ट। अब जैसे मेरी बैंक में मेरी एफडी है, मैंने जमा रखे हैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और एकदम आवश्यकता पड़ी तो मैंने कहा भाई मेरे पे पैसा कहाँ से आया, घर वाले भी नहीं दे पा रहे, कुछ मजबूरियां हैं, आवश्यकता है जरूरत के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया ये मेरी एफडी है 1 लाख रुपए की, इस पे आप मुझको लोन दे दीजिए।
तो बैंक सामान्य तौर पे उस एफडी के ऊपर 80-85% तक एफडी प्लस उसका जो एक्रूड ब्याज है उसका ब्याज मिला के 80-85% तक का लोन दे देती है। मान लो मेरी एफडी को करे हुए 5 साल हो गए, तो 5 साल में ब्याज जुड़ता रहता है, तो 1 लाख की एफडी हो जाएगी कम से कम 1.5 लाख रुपए की। तो उस 1.5 लाख का 80% मेरे को मिल जाएगा और मेरी एफडी पे लीन मार कर ले, मतलब लोन मार करके वो लोग रख लेंगे और मेरे को उसका पैसे निकालने के लिए दे देंगे। उसके अंदर भी आपको ब्याज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जमा करना चाहिए, करना आवश्यकता होने पर हालांकि उसमें थोड़े से रिलैक्सेशन है अगर आपकी एफडी पे है, और जब तक एफडी से सिक्योर्ड है जब तक उसको एनपीए में क्लासिफाई नहीं करते। तो ये तो अपन ने 3 तरीके के अकाउंट देख लिए जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के संग ये 3 तरीके के अकाउंट आमतौर पर खुलते हैं। अब अपन विभिन्न तरीके के जो नॉर्मली लोन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और उनमें क्या क्या दस्तावेज आपको इनके साथ अलावा देने पड़ेंगे। किनके अलावा? जो अपन ने एप्लीकेशन फॉर्म करने, फोटो, पैन कार्ड, आधार, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, रिजोल्यूशन, पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके अलावा क्या क्या दस्तावेज देने अलग अलग स्कीम्स में, तो वो अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब अपन सबसे पहले चलते हैं बिजनेस लोन पे, दुकान के लिए लोन। बिजनेस लोन दुकान के लिए, कोई भी दुकान होगी, मेडिकल शॉप होगी, किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप, स्पोर्ट्स के आइटम शॉप, जनरल मर्चेंट, इन शॉप्स के लिए क्या क्या आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। आपको ध्यान रहे, मैं इस चीज को दोबारा बोल रहा हूं कि ये जो आप दस्तावेज हैं ये आपको इन एडिशन जो आपने अकाउंट खोलने के संग दिए उसके अलावा उसके संग देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्री आजकल ऑनलाइन सेंटर्स खुल गए वहां से उद्यम रजिस्ट्रेशन बन जाता है, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। एक गोमस्ता एक्ट, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, शॉप का रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हालांकि आज की तारीख में अनिवार्य तो नहीं है, बट अनिवार्य जैसा ही माना जाता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई भी अमुक कंपनी को या फर्म को कराना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से बहुत सारे उसके फायदे हैं। आपने अगर आपको इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के रिटर्न, ये जीएसटी के रिटर्न भी देने पड़ेंगे। अगर आपका आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो आपको डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेड डीजीएफटी, ये मैं कर्सर लगा रहा हूँ उस पर आप गौर कर लीजिए, डीजीएफटी ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ से आपको इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कोड मिलता है, वो आपको कोड का कॉपी भी देनी पड़ेगी। ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको दिख रहा है भाई साहब सब लोगों को? हाँ जी सर। हाँ, ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर का काम के लिए लोन ले रहे हैं। शॉप एक्ट, गोमस्ता एक्ट में आपको जो दुकान का पंजीकरण होता है उसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। बट आज की तारीख में अनिवार्य नहीं है, बट फिर भी अनिवार्य जैसा ही उसका स्वरूप हो चुका है आज की तारीख में। एक चीज में और आपको कहना भूल गया, बतलाया तो था, उसको और विस्तार से करते हैं। सीसी लोन, कैश क्रेडिट लोन में 1 साल के बाद रिन्यू होती है लिमिट, तो आपको रिन्यूअल करते समय आपको आपके खाते का जो भी खाता था सीसी लोन का, उसके आपको बैलेंस शीट, चिट्ठा, उसको बोलते हैं लाभ हानि पत्रक आपको देना पड़ेगा, तभी वो लिमिट रिन्यू होगी। आपने कहा मेरे को कारोबार बढ़ाने के लिए लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, 10 की जगह 12 लाख करिए, तो आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। अगर आपको फिर भी रिन्यू करनी है, भले 10 लाख पे ही करनी है, तो भी आपको वो दस्तावेज देने पड़ेंगे। दस्तावेज क्या क्या? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, लाभ हानि पत्रक या चिट्ठा, इसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पहली बात कर चुके। मैं बार बार एक शब्द हो रहा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, ये बुलाता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। कंपनीज के केस में लगता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मिलता है आरओसी, हर स्टेट में, हर राज्य में एक होती है, उस स्टेट से वो आपको ये आपको देना पड़ेगा, तब वहां से आपको मिलेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा। हाँ बोलिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपको देना पड़ेंगे। पैन नंबर ऑफ कंपनी, ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं, पैन नंबर कंपनी का या फर्म जो भी हो उसका देना पड़ेगा। रिजोल्यूशन, ठहराव प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, देना पड़ेगा। और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन जैसे आपने लिया कंपनी के लिए, तो कंपनी का लोन आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बोलिए बोलिए। अरे भाई बीच में बोलिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो तो बोलिए, आपस में मत बोलिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं।
आप क्यों नहीं समझते, सब पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए, तो आरओसी पे चार्ज आपको विद इन 30 डेज रजिस्टर करना पड़ता है। अब मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो, कि एक इंडिविजुअल से कंपनी अलग होती है, फर्म अलग होती है, इंडिविजुअल अलग होता है। भले एक इंडिविजुअल उसको बनाता है, कंपनी को प्रमोट करता है, फ्लोट करता है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस या हर तरीके से कंपनी अलग है और इंडिविजुअल अलग है। और कंपनी चूंकि अलग है, कंपनी का अलग अपना खुद का अस्तित्व अलग होता है और इंडिविजुअल का अलग होता है, तो कंपनी का अस्तित्व वैसे कुछ नहीं, सिर्फ प्रमोटर के द्वारा है, पर जो वो कंपनी है उसका चार्ज, उसका देखरेख के लिए रजिस्टर ऑफ कंपनी में सारा दस्तावेज रखे जाते हैं। और उसमें आपने बैंक से लोन लिया तो वो भी वहां उसका उल्लेख किया जाता है और वहां से उसको सर्टिफिकेट मिलता है। पार्टनरशिप डीड की बात अपन कर चुके हैं कि आमतौर पे पार्टनरशिप डीड शुड बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। और मान्य तो बिना उसके भी हो सकती है, बट फिर भी सहूलियत के हिसाब से आगे कोई लिटिगेशन या कोई झंझट या परेशानी ना आए, इसलिए उसको आमतौर पे अपन प्रेफर करते हैं कि वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड मिले। पैन नंबर ऑफ द फर्म, पैन मिलेगा, पैन का नंबर, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती, वो भी आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रस्ट है तो आपको ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन इत्यादि, आपको सब ये बोर्ड रेजोल्यूशन तो आपको जितने देने पड़ेंगे। जो भी चीज आपके इंडिविजुअल से अलग हटी तो आपको उसका ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कंपनी, आप अलग हो गए, कंपनी है, ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। अगर आप व्यक्तिगत खाता खोले तो कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं, ठीक है ना। फर्म है तो आप वहां जा रहे हैं, पार्टनरशिप लेटर होता है, उसको साइन करते हैं, वो ठहराव प्रस्ताव जैसे रहता है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड के लिए आपको ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। कोई सोसाइटी है तो उसको आपको ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। मतलब जहां दूसरे लोग इन्वॉल्व है वहां आपको ठहराव प्रस्ताव देना पड़ेगा। उस ठहराव प्रस्ताव में लिखा जाएगा अमुक बैंक में हमारा खाता, इस समिति का, इस संस्था का खाता खुल रहा है, इस खाते में संचालन में ये लोग रहेंगे, उनका फोटो संलग्न है, ये सारी चीजें उसके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा जाता है। इस जगह से लेंगे। हेलो, क्या बोले? फिर ओके सर, सीसी अगर लोन लेना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगते हैं सर? किसमें? सीसी लोन, कैश क्रेडिट लोन जो कैश होता है। क्रेडिट लोन, कैश क्रेडिट लोन के लिए, कैश क्रेडिट लोन में आपको अपनी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई जैसे पुरानी कोई दुकान चल रही है, दुकान है, हाँ। पुरानी दुकान है, तो आप उसका लाभ हानि पत्रक लिखते हैं, बनाते होंगे, अकाउंटेंट आपके बनाते होंगे, बोलिए बनाते नहीं वैसे बनाते? तो, साल क्या, साल में एक दफे बनता है ना, मार्च में और ये सर ये जो प्रोजेक्ट बोलता है वही है, है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलता है उसको कहते प्रोजेक्ट हैं। रिपोर्ट भी हुई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और विस्तार से होती है, अपन आगे आ रहे थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में भी अपन बात करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अपन, अगला स्लाइड वही थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की थी, पर चूंकि आप बोले तो सीसी लोन खाते के लिए आमतौर पे आपको आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर आपका जैसे खुद का व्यवसाय चल रहा है, उदाहरण समझिए, आपको टोटल हाँ, क्लियरिटी आ जाएगी। समझिए आप पूरा, मतलब ध्यान लगा के समझिएगा सब लोग। अगर आपकी आज दुकान चल रही है और आपने अपने पैसे से दुकान खोल ली, नियम अनुसार साल के एक दिन, एक साल में एक दफे 31 मार्च को आप उसका लेखा जोखा फाइनल करेंगे, आपके अकाउंटेंट साहब बनाएंगे कि आपने एक साल भर में कितनी बिक्री करी, कितना लाभ कमाया, कितना खर्चा हुआ, कितनी पूंजी लगी, ये सारा लिखते नहीं लिखते? ये सारा सब चीजें किसके अंदर आएंगी? लाभ हानि पत्रक या चिट्ठा या बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। आप 3 साल का लाभ हानि पत्रक और चिट्ठा लेके आप बैंक में गए कि मेरे को अब अपने व्यवसाय के लिए मुझे लिमिट चाहिए, तो ये आपके पुराने दस्तावेज के आधार पे आपको लिमिट बना दी जाएगी। अब लिमिट का आधार क्या रहेगा? जैसे आपने इस साल में 20 लाख रुपए की सेल करी, बिक्री करी एक 20 लाख की, आप कहोगे कि मैं, अगर आप मेरे को लोन देंगे, 5 लाख रुपए की लिमिट बनाएंगे, तो मैं अगले साल 20 लाख की जगह 25 लाख का सेल हो जाएगी। तो आप 25 लाख के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से आपके अकाउंटेंट साहब आपका लाभ हानि पत्रक और चिट्ठा बना के देंगे, तो पिछले 2 साल का और अनुमानित आगे साल के आप देंगे बैंक में, तो उसके हिसाब से वो लिमिट बन जाती है। लिमिट हर साल रिन्यू होती है। एक साल बाद फिर आपने कहा 25 लाख की जगह मेरा 28 लाख हुआ, अब मुझे और लिमिट की जरूरत है, तो फिर आपकी लिमिट बढ़ के 12 की जगह 15 लाख हो जाएगी। इस तरीके से इसका लिमिट का नवीनीकरण, रिन्यूअल होता रहता है। आपने अभी बात करी थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे अगली टाइटल में सबसे पहले था, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब लगेगी? जब आपका कोई वर्तमान में बिजनेस नहीं है, आपकी दुकान नहीं चल रही, आप कुछ नहीं शुरू करना चाहते हैं, और नए शुरू करने में भी कोई बड़ा काम डालते हैं तब जरूरत लगती है। बट आमतौर पे आजकल लोग बाग छोटी छोटी चीजों के लिए भी, इवन आटा चक्की के लिए, फोटोकॉपी मशीन के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने लगे हैं। ऑनलाइन सेंटर वाले 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए लेके बनाते रहते हैं, हालांकि उसका कोई अस्तित्व या औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई आप बड़ी कंपनी डाल रहे हैं, कोई तेल मिल डाल रहे हैं बहुत बड़ी, उसके बाद समझ में आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमतौर पे छोटे, अब मेडिकल स्टोर की क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आटा चक्की की क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एजुकेशन सेंटर की क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 10-20 लाख रुपए में काम हो जाता है। तो बड़ी लिमिट ले रहे हैं आप, 50 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कुछ बात समझ में आती है। बट फिर भी आजकल प्रचलन ऐसा हो गया है, अकाउंटेंट साहब वगैरह बनाते हैं, 3-4-5 हजार रुपए में बन जाती है, लोग आप बनाते हैं और देते हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले देखा जाएगा टेक्निकली, मतलब टेक्निकली, मैंने आपको बड़ा शुरू में अपने शब्दों पे गौर करिए। टेक्निकल मतलब क्या, टेक्निकली उसको पॉसिबल है बनाना, ये मशीन क्या लग सकती है, टेक्निकली इसके अंदर जरूरी है, टेक्निकली मशीन उपलब्ध है, उसको रिपेयर हो सकती है, ये सब टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकली फिजिबिलिटी मतलब क्या, टेक्निकली पॉसिबल है, इकोनॉमिकली वाणिज्यिक रूप में, ये क्या इकोनॉमिक मतलब वाणिज्य के हिसाब से कितने प्रॉफिट अमाउंट का, हाँ कितने अमाउंट का परचेस प्रोडक्ट है, उनका है, इसे इसे बोलते हैं इकोनॉमिकली। यस यस यस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब आपकी कितनी टेक्निकल, मतलब कि आप ये मशीन लगाएंगे, टेक्निकली पॉसिबल है, ये यहाँ से रख रखाव कैसे होगा, इस मशीन का खराब भी होगी, ठीक होगी, ये क्रेन आएगी, क्रेन को कैसे रिपेयर होगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये टेक्निकली ये पॉसिबल है कि नहीं है। टेक्निकली मतलब आपने कहा मैं फलानी चीज बनाऊंगा, तो क्या आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, टेक्निकली है कि नहीं है। या आपने कहा मैं रेत निकालूंगा, क्या टेक्निकली पॉसिबल है, लाइसेंस है, रेत निकलेगी खदान से, टेक्निकली वो गिट्टी निकलेगी खदान से। ये सारी चीजें टेक्निकल स्टडी में, ये फिजिबिलिटी में लिखी जाएंगी। इकोनॉमिक में लिखा जाएगा कि आपकी क्या प्रॉफिटेबल होगा, आपने ये गिट्टी की खदान ली, इसमें इतनी गिट्टी निकलेगी तो आप इसमें बेच के आपको प्रॉफिट होगा। आपने रेत की खदान ली, तो रेत की खदान की आपने लीज पे ली, तो आप इतनी लीज में आपको इकोनॉमिकली, कोई भी आप धंधा करोगे तो फायदे के लिए करोगे ना, अब फायदा नहीं हो रहा तो कैसे करोगे। तो इकोनॉमिकली भी फायदे के लिए वो सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी जाती है। इकोनॉमिक में मार्केट स्टडी में क्या रहता है कि क्या ये चीज मार्केट में बिक, आप बना तो रहे हो, उसका कोई मार्केट ही नहीं है, तो क्या करोगे, आपने कोई चीज बना ली, उसको आप बेचोगे कहाँ। आपने पोटैटो चिप्स की इंडस्ट्री लगा ली, पोटैटो चिप की इंडस्ट्री में टेक्निकली देखा जाएगा कि आलू कहाँ से मिलेंगे, चिप्स काटने की मशीन कहाँ से आएगी, बिजली है कि नहीं है, वो मशीन लगेगी कहाँ, पैकेजिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें टेक्निकल उसमें आ जाएगी। जमीन है, पानी है, ये टेक्निकल चीज में आ जाएगी। इकोनॉमिक में आएगी कि क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ऐसा मालूम पड़ा आपने आलू ही नहीं है, आलू यहाँ होते ही नहीं है, और आप मंगा रहे इतनी दूर से, आपको लाने ले आने का खर्चा होगा, तो आपको कितने की पड़ेगी, आपको क्या प्रॉफिट में, आपने बनाई चीज 20 रुपए की और बिक रही है 15 रुपए की, तो घाटे का सौदा। ये सारी चीजें इकोनॉमिक वायबिलिटी में लिखी जाएगी। मार्केट स्टडी में ये आएगा कि भाई ये आपने बनाया आलू के चिप्स का पैकेट, ये कहाँ कहाँ बिकेगा, लोकली बिकेगा, आसपास के जिलों में बिकेगा, या दूसरी जगह आप भेजोगे, दूसरे जिलों में भेजोगे, दूसरी राज्यों में भेजोगे, स्टेट्स में। ये सारी चीजें मार्केट स्टडी में आएगा, कहाँ इसकी डिमांड है। मार्केट में ये भी आएगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, अंकल चिप्स भी बना रहे हैं, लेज वाले भी बना रहे हैं, है ना, राजधानी वाले भी बना रहे हैं, बीकानेर वाले भी बना रहे हैं। इतने सब में आपका मार्केट चल पाएगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी चलेगी, या आपके भाव कम होंगे, या ऐसी क्या चीज है उनकी दूसरों वालों में जो वो नहीं है और जो आप दोगे तब आपकी चीज चलेगी। ये सारी चीज मार्केट स्टडी में लिखी जाती है। उसके अलावा बैंक आकलन करती है कि कोई भी, ये आपकी चीज नहीं है पर बैंक के स्तर की चीज है, कि बैंक उसमें रिस्क देखती है कि लोन देंगे हम गुप्ता साहब को या रॉय साहब को, तो उसमें कितना रिस्क है। क्रेडिट के हिसाब से रिस्क असेसमेंट होता है, CRM या सिविल रिपोर्ट के हिसाब से रिस्क निकाला जाता है, CRA जिसको बोलते हैं, उसकी एनालिसिस होती है। उसके चार्ट रहता है कि चार्ट में आप कितनी आपकी एज है, आपके क्या क्या आपको नॉलेज है कि नहीं है, बच्चा आपका सक्सेशन प्लान, मतलब आप मान लो कभी भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो आपके पीछे देख रेख करने वाला है कि नहीं है, ये धंधा बंद हो जाएगा। ये सारी चीजों के हिसाब से आपकी एज क्या है, नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जमीन आपकी खुद की है कि नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट स्टडी क्या है, आपकी इकोनॉमिक
आपकी पूंजी कितनी लगा रहे हो, ये सारे पैरामीटर्स के लिख के आपका स्कोर निकलता है, और वो स्कोर के हिसाब से आप उसमें फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर जाता है। एक क्रेडिट स्कोर करके चीज आती है, जिस दो तरीके से स्कोर होता है। स्कोरिंग मॉडल, आपके ये सारे पैरामीटर्स फिट हो जाएंगे, स्कोर आएगा 50 में से अगर आपके 30 स्कोर आए, 30 से ऊपर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 30 से ऊपर स्कोर आएगा तब आपका लोन सैंक्शन आएगा, और लोन 30 से कम स्कोर आया, 50 में से 20 आया, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वो स्कोरिंग पैटर्न से असेसमेंट होता है, और रिजेक्शन और होता है, और ये सैंक्शन होता है। क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है, ये मैंने आपको बताया, क्रेडिट स्कोर इसी तरीके से निकलता है। एक और होता है, आपने अगर कभी लोन लिया है और चुकाया नहीं, पुराना, पढ़ाई के लिए, किसान के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपका सिविल में रिफ्लेक्ट होता है, और सिविल खराब हो जाती है तो फिर उसको, सिविल अगर एक अमुक लेवल से नीचे आती है तो उस पर या तो लोन नहीं दिया जाएगा, या अगर लोन दिया भी जाएगा तो उसमें सिक्योरिटी या ब्याज दर ज्यादा लगाया जाता है। आजकल मैं ये बात जो आज अब बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी बैंक का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। BRE, बिजनेस रूल इंजीनियर, बिजनेस रूल इंजन, BRE, ये तरीका हो गया है लोन सैंक्शन, लिमिट सैंक्शन करने का। बिजनेस रूल इंजन, BRE, ये सवाल सिर्फ समझने के लिए कर लीजिए, क्योंकि सब किताबों में भी नहीं है, पर चूंकि मैं सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। ये मैं रात दिन आजकल मेरा काम इसी पे चलता है। BRE, बिजनेस रूल इंजन, इसके अंदर क्या है कि आपको लिमिट असेसमेंट में जो चिट्ठे विट्ठे आप दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा जो आपके GST रिटर्न है, GST रिटर्न जो आप देते हैं हर तिमाही में 3B और सालाना 9B देते हैं। 9B रिटर्न आता है 10 करोड़ से ऊपर की बिक्री होती है तब, और बाकी 3 करोड़ तक की लिमिट के लिए 3B रिटर्न होता है। उसके आधार पे आप सिर्फ रिटर्न दीजिए, रिटर्न फीड कीजिए, इस सॉफ्टवेयर में आपकी लिमिट अपने आप बन के निकल जाती है, और CC लिमिट 1 घंटे के अंदर आपकी सैंक्शन हो जाती है। ठीक है, इसे समझने के लिए बात मैंने डाली है ताकि आप समझ लें, कभी वक्त जरूरत पड़ने पे हो सकता है कभी काम आए। इस BRE में क्या होता है, आपने BRE में GST रिटर्न भरा, और GST रिटर्न की डिटेल्स भरते ही सारे अकाउंट, जहां जहां आपके अकाउंट है, पूरे अकाउंट की जानकारी अपने आप आ जाती है। जहां जहां आपके अकाउंट है, पेन से लिंक्ड है, पेन भरा, GST रिटर्न भरे, ये सारे के सारे आपका कहाँ का अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, कहाँ का कब लिया, क्या चुका है, पूरी हिस्ट्री आपको एकदम दिख जाती है। आपका लोन 2 घंटे के अंदर आपकी लिमिट सैंक्शन हो जाती है। हम 20, 25, 50 लाख की लिमिट तो 2 घंटे में हम सैंक्शन करते हैं आज की तारीख में, सिर्फ किससे, ये BRE से, बिजनेस रूल इंजन से। ये चीज आपको अभी तक क्लियर हो गई, समझ में आई भाई साहब? जब अपन दुकान की बात कर रहे हैं, दुकान खोलने की, ठीक है ना। और आपका, अगर आपका वर्तमान में कोई लोन चल रहा, लोन दस्तावेज अपन क्या क्या देने, वो कैसे भरा जाएगा, वो सारी चीजें चर्चा कर रहे हैं अपन अभी। आपको अभी एग्जिस्टिंग लोन, आपने कोई और दुकान का पे कोई और लोन लिया हुआ है, या आपका कोई कार के लिए लोन लिया है, या स्कूटर के लिए लोन लिया है, उसके आपको लोन के, या आपका डिपॉजिट अकाउंट है कहीं जाकर कंपनी का या फर्म का, आपने करंट अकाउंट खोला किसी और बैंक में, उसका स्टेटमेंट भी आपको ये देना पड़ता है। ये वाली जो बात, ये वाले जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर से आपको ये देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन एंड डिपॉजिट अकाउंट। लोन के केस में आपको एक और चीज है, अगर आपकी खुद का व्यवसाय स्थल खुद का नहीं है, किराए पे लिया, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह किराए पे चीजें दुकान लेनी पड़ती है, किराए की दुकानों से काम होता है। तो जो किराए की दुकान से काम होता है, तो निश्चित ही आप एक एग्रीमेंट करते होंगे मकान मालिक से। मकान मालिक से एग्रीमेंट की कॉपी, जो कि स्टाम्प पे होता है, 1000 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट होगा, और उसके KYC, नो योर कस्टमर, जो कि जिसकी दुकान है उसके डॉक्यूमेंट की भी आपको फोटोकॉपी बैंक में जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो अपन ने CC लोन तक की बात हो गई। और अगर टर्म लोन ले रहे हैं, तो टर्म लोन में अगर CC लोन जैसे कोई दुकान के लिए दोनों तरीके के लोन दी जा सकते हैं। अब वो आप पूछेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा, मैं, आप गौर ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं। आपने कहा मैं एक मेडिकल स्टोर खोलूंगा, उसके लिए मुझे दुकान चाहिए, तो मेडिकल स्टोर में आप दवाइयां रखेंगे, ठीक है कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। हाँ जी सर। तो दवाइयों की जो लोन होगा, दवाइयां रोज बिकेंगी, खरीदेंगी, लाएंगे, करेंगे, उसके लिए लोन किस कैटेगरी में आएगा, CC लोन में आएगा, कैश क्रेडिट में आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है ना। अब आपने दुकानें दवाइयां खरीदी, दुकान की शेल्फ कहाँ से बनाओगे, काउंटर कहाँ बनेगा, दवाइयां रखोगे कहाँ? सर शोरूम लोन लेना होगा।
जो अलमारी होगी उसमें रखोगे ना, शेल्फ में ड्रॉर बनेंगी, उसके लिए क्या लोन दिया जाएगा? टर्म लोन दिया जाएगा। तो दुकान के लिए दोनों तरीके के लोन दिए जा सकते हैं शामिल, टर्म लोन भी और सीसी लोन। सीसी लोन से आप दवाइयां का रखेंगे स्टॉक, और जो काउंटर बनेगा और जो शेल्फ बनेगी, रैक बनेगी लकड़ी की जिसमें दवाइयां रखी जाएंगी, उसके लिए टर्म लोन दिया जाएगा। टर्म लोन की किस्त अलग चलेगी, सीसी लोन की अलग चलेगी। सीसी लोन तो 10 लाख की लिमिट के अंदर बनता रहेगा। टर्म लोन की जो भी किस्त आएगी वो आप अपने उसमें से भुगतान करेंगे। अब टर्म लोन अगर आप ले रहे हैं, जैसे दुकान की अपन बात कर रहे हैं, टर्म लोन के लिए आपने रैक बनवाना है, काउंटर बनवाना, तो लकड़ी लगेगी, कांच आएंगे, तो इन सबके आपको कोटेशन देने पड़ेंगे। कारपेंटर जिनको बनाएंगे उनका भी आपको एस्टिमेट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें टर्म लोन के लिए लगेंगी। जब भी आप कोटेशन देंगे, आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। कोटेशन जो भी जीएसटी जो माल बेचने वाला है, मान लो प्लाईवुड लेनी है, तो वो आप उस जगह से कोटेशन लेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। ध्यान रहे, अपन ने सेशन में शुरू में ही ये बात की थी कि जीएसटी वैसे अनिवार्य नहीं है, पर विभिन्न अलग अलग कारणों से वो अनिवार्य जैसा ही उसका स्वरूप हो चुका है। अब आपको कोटेशन चाहिए, जीएसटी वाले से चाहिए, तो अनिवार्यता हो गई। आपको माल बेचना है, लकड़ी की दुकान है, माल तभी बिकेगा जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि कोटेशन किसका चाहिए? जीएसटी वालों का। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, और उसमें आपको अपने दस्तखत भी लेंगे, दस्तखत बताएंगे, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कोटेशन आपने ही दिया है। क्योंकि कल को नहीं तो ये इल्जाम लगता है कि कोटेशन मैंने दिया ही नहीं, बदल दिया, बैंक वालों ने मिलकर क्या कर दिया। इसलिए उस कोटेशन पे भी आपके साइन होते हैं। मैंने बताया था एक सिविल स्क्रूटनी होती है हर लोन के संग, जिसके अंदर ये कंपनियां हैं सिविल की, जो बतलाती हैं आपने पुराना लोन लिया है, टाइम नहीं चुकाया है, नहीं चुकाया है, सिविल स्कोर आता है 700 से ऊपर आएगा तो ठीक है, 700 से नीचे आया तो 650 के बाद 600 के बाद तो लोन नहीं देंगे। सिविल स्कोर में आपका सिविल स्कोर दर्शाता है, सेंट्रल रिपोजिटरी में इस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है सच सही क्या, जिसके अंदर यह बताता है कि आपने कब कब लोन की डिमांड करी, कब कब लोन लिया, इंक्वायरी कब कब करी, और कब कब आपने उसके अंदर डिफॉल्ट किया या राइट ऑफ हुआ। कई बार अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है या खराब होता है तो सिविल स्कोर खराब हो जाता है, जिसके चलते या तो लोन मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। अब आपने लकड़ी के लिए दुकान के लिए माल ले लिया, कारपेंटर से दुकान बना ली, जब माल दे दिया, कोटेशन ले लिया, कोटेशन बैंक में दिया, बैंक ने डायरेक्ट भुगतान किया लकड़ी सप्लाई करने वाले को। बैंक कभी भी आपको कोटेशन पे नगद भुगतान नहीं देगी, इस चीज को समझ लीजिए, समझा दीजिए। कभी भी बैंक का भुगतान नगद नहीं होता, वो हमेशा अकाउंट पे ड्राफ्ट से, बैंकर चेक से या आरटीजीएस से, जो आदमी कोटेशन सप्लाई करता है जीएसटी वाला वेरीफाई करके उसी के खाते में जाता है, ना कि आपके खाते में नगद उसको खाते में जाएगा, जिससे कि आप वहां उसको भुगतान होगा। और जब आज से आप भुगतान हो जाएगा, काम बन जाएगा, तो आप बिल लाएंगे वहां से। क्या होता है, जैसे आपने किसी को माल लिया, आप दुकान पे गए, कोई भी दुकान लीजिए, मान लो आप क्रोमा पे गए, क्रोमा पे आपने टीवी लिया, मान लीजिए, उदाहरण समझ लें, तो आपने टीवी लिया, आपने भुगतान किया, तो आपको रसीद देता नहीं देता? देता ही नहीं था, है ना, बोलिए। हाँ देता है। तो आप कोई भी भुगतान करते हैं, रसीद लेते हैं, तो इसी तरीके से बैंक ने भुगतान किया तो बैंक उसकी रसीद मांगेगी, और जब रसीद मांगेगी जिसको बोलते हैं बिल या टैक्स इनवॉइस, तो उस पर आप लिखेंगे कि ये जो मेरा कोटेशन था उसके हिसाब से मैंने माल प्राप्त किया, और ये जो माल प्राप्त हुआ इससे मैं संतुष्ट हूं, और इसका भुगतान उसको सप्लायर को कर दिया जावे। ये सारी चीजें अपन ने अभी तक जो करी, ये चर्चा अभी तक व्यापारिक ऋण के लिए की। सामान्य तौर पर 50 लाख 1 करोड़ तक के लोन इसके अंदर सारी जानकारियों से कवर हो जाते हैं। अब आपको व्यावसायिक ऋण के बारे में कुछ पूछना हो तो आप जरूर से पूछिए, नहीं तो फिर अपन दूसरे वाले लोनों पे आगे बढ़ेंगे। पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सीसी सुन रहा हूँ। लोन और टर्म लोन में जो इंटरेस्ट लगता है तो क्या ज्यादा कम होता है या फिर ऐसे ही जो साल के किसमें हिसाब से लगता है? किसमें सीसी लोन और टर्म लोन टर्म लोन और दोनों लोन में में जो सब एक इंटरेस्ट से रहेगा। देखिए, लोन में कोई इंटरेस्ट का कोई फेयर नहीं होता, ये आप पहले क्लियर कर लें। टर्म लोन सब एक से ही रहते हैं, टर्म लोन में कोई अंतर नहीं रहता। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चीज है, फैसिलिटी अलग है। वो फैसिलिटी है कि आप किस स्वरूप में ले रहे हैं, वो एक अलग चीज है। आप ये समझिए कि जो लोन है, ये तरीका है, सीसी लोन ले रहे हैं या टर्म लोन ले रहे हैं, वो
अलग जरिया है जिससे आप लोन ले रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लोन का ब्याज अलग है, टर्म लोन छोटा मोटा अंतर आता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। ये आप क्लियर समझ लीजिए। कोई भी लोन होता है उसमें ब्याज दर अमुक लगता है, आमतौर पे 12-12.5% का ब्याज दर लगता है। ठीक है सर। है ना? तो लोन का ब्याज लगना अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये आप समझ लीजिए। ब्याज दर से अलग लगेगा, 12.5% के आसपास ब्याज लगेगा, और अलग स्कीम का स्कीम अलग रहता है। आमतौर पे दुकान का ब्याज, वो भी बैंक टू बैंक अलग करेगा, स्कीम टू स्कीम अलग करता है। आमतौर पे 12-12.5% का ब्याज दर लगता है, और वो ब्याज दर आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है? और कुछ को पूछना हो तो बिजनेस लोन के बारे में पूछ ले, व्यापारिक ऋण के बारे में कोई भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जो सर है होम लोन और बिजनेस लोन का अभी तो अपन अलग होम लोन होता है पे ना? जाएंगे। सुनिए, मैंने अभी क्या बोला, व्यापारिक ऋण है, बाकी अपन चलेंगे, पहले इसको रिवाइज कर ले, क्लियर कर ले, फिर अपन आगे चलेंगे। अब इसको डिसाइड कर लें। बोलिए, इसमें कुछ पूछना है क्या? हेलो, बोलो भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे कुछ तो बोलो भाई, हाँ जी सर। आवाज आ रही है क्या? जी जी। हाँ, तो अब अपन अभी तक बिजनेस लोन के बारे में क्लैरिटी आ गई, तो अपन आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी। हाँ आगे बढ़िए। ठीक है, तो हाँ या ना बोल दे तो मेरे को समझ में आया कि आप सुन रहे हैं। मेरे को लगता है कहता भी कई दफे टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बात। चलिए, अब अभी आप में से किसी ने पूछा था होम लोन के बारे में, तो अपन होम लोन की बात करते हैं। होम लोन में, होम लोन जैसा नाम बतलाता है, आपको मकान के लिए लोन मिल। हाँ बोलिए, बोलिए। होम लोन के लिए लोन चाहिए आपको, मकान बनाने के लिए लोन चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से होम लोन होगा, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। होम लोन जैसा कि नाम बतलाता है, मकान के निर्माण के लिए या बने बनाए मकान के लिए लेने के लिए मिलता है। अगर आपने होम लोन लेना है, और मान लो किसी से बिल्डर से लेना है, या यह है कि आप किसी से पुराना लेना है, या आप खुद बनवाएंगे, 2-3-4 कैटेगरी के आमतौर पे लोन होते हैं। तो उसमें अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, मान लो आपने बनवाया है, किसी से आपने जमीन ली, तो आप देखेंगे जमीन के कागज पूरे हैं कि नहीं है, जमीन के टाइटल क्लियर है कि नहीं है, ओनरशिप क्लियर है कि नहीं है, तभी आप लेंगे, नहीं लेंगे? ये पहले हाँ लेंगे, सर। है ना? तो आप क्या करेंगे, जिससे भी आपने कहा, जैसे आपने कहा मेरे को फलाने आदमी की जमीन लेनी है और फिर मैं मकान बनाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ऐसा आप अनुबंध करेंगे कि ये भाई ये मेरा प्लॉट है, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैं आप अनुबंध करेंगे, और उस अनुबंध के आधार पे मैं आपको ये एडवांस देता हूँ, और मैं ये आपको दस्तावेज की फोटो कॉपी देता हूँ, जिससे कि आप सर्च करा सकें या वकील के द्वारा उसकी जांच करा लें कि ये होम लोन के जो दस्तावेज है मेरे, ओनरशिप पूरी है कि नहीं है। हेलो भाई, कौन बोल रहे हैं? ये आपस में बात, ओ भाई म्यूट कर दीजिए, आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। हेलो, माइक्रोफोन बंद कीजिए। अपन होम लोन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही अपन होम लोन लेते हैं, तो सबसे पहले जो आदमी प्लॉट बेच रहा है, उसके प्लॉट की ओनरशिप या वो मालिकाना हक उसका सही है कि नहीं है, उसकी जांच के लिए उसके प्रॉपर्टी के दस्तावेज लेके अपन उससे चेक करते हैं कि वो दस्तावेज ठीक है कि नहीं है, और उसके हिसाब से। ना मैं हेलो, सुनो आगे लगा बाकी दिए अरे मोबाइल ऑफ करो मोबाइल भाई, ऐसा आप फोटो अपना लगा म्यूट दिए करिए, माइक्रोफोन म्यूट करिए, आप अपना माइक्रोफोन, मोबाइल ऑफ कीजिए, टाइम शुरू मोबाइल ऑफ, मोबाइल म्यूट कीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। होम लोन में ये होता है कि आप उससे अनुबंध करेंगे, उससे कागज लेंगे, वकील को कागज दिखाएंगे, तो पूरे आपको दिए तो टोटल क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आप अनुबंध की कॉपी देंगे बैंक से लोन लेने के लिए। 500 টাকা हेलो भाई, आप बंद करिए आवाज अपनी, सुनो नहीं पड़ा क्या?
ये कौशिक बेग है ये। कौशिक बाग नाम से इसमें जो कौशिक कौशिक बाबा अपना माइक बंद कीजिए कौशिक भाई। करिए, माइक बंद करिए। हाँ, तो होम हेलो लोन सर, में, आप कर दिया है सर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। होम लोन में अपन जिससे भी ले रहे हैं उससे अनुबंध करेंगे, अनुबंध लेके अनुबंध की कॉपी बैंक में देंगे। बैंक क्या करेगी, उसके दस्तावेज की जांच करेगी। बैंक अपने जो उनके पैनल में अनुबंधित वकील रहते हैं उनमें से किसी को देगी और वो बताएगी कि भाई ये बैंक का इन्होंने अनुबंध किया है, आप इसकी जांच लें, परख लें कि क्या ये टाइटल ठीक है कि नहीं है। वो उसकी ओनरशिप की जांच करेंगे और फिर आप उस मकान के लोन के संग आप उसका एक वैल्यूएशन भी देंगे। मकान का आपको बनाना है, उसका लेआउट प्लान वगैरह भी देंगे, हमें मकान ऐसा बनाना है, तो वो नगर निगम के मापदंडों के हिसाब से होना चाहिए। उसके आधार पर बैंक वैल्यूएशन कराएगी कि क्या जो आपका वो है एस्टिमेट है बराबर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं आप ज्यादा फाइनेंस करा रहे हैं उसमें। ये सारी चीजों का जांच बैंक वकीलों के द्वारा, ये वैल्यूअर के द्वारा कराती है, तब उसके हिसाब से आपका लोन सैंक्शन होता है। अब लोन पे जब सैंक्शन करते हैं दो चीजें देखी जाएंगी। एक तो ये आपका अनुबंध हो गया, जमीन के कागज आपके पूरे सही है कि नहीं है, एस्टिमेट जो आप दे रहे हैं वाजिब है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं ज्यादा लग रहा है। उसके अलावा आपकी आय देखी जाएगी कि ये आपको कितनी आपकी आय है, जिसके हिसाब से लोन आपको निर्धारण होगा। आप तो लोन ज्यादा लेना चाहेंगे बट आपकी आय उसको रीपेमेंट पुनर्भुगतान की सपोर्ट करती है कि नहीं है। ये सारी चीजें जानने के लिए बैंक आपकी आय का प्रमाण पत्र भी लेगी। अब आय का क्या प्रमाण रहेगा, या तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न, या आपकी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप रहेगी, फॉर्म नंबर 16 रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में इसमें तनख्वाह आती है, 6 महीने की पासबुक, 6 महीने की पेंशन, आपकी पेंशन आती है, पेंशन की कॉपी, पेंशन की पेंशन स्लिप, या आपकी सैलरी स्लिप, या इनकम टैक्स रिटर्न, या आपका व्यवसाय है तो इनकम टैक्स रिटर्न। ये सारी चीज आपके दर्शाते हुए आप बताएंगे। आप बैंक में कहेंगे कि देखिए ये मेरी आय है, ये मेरी पेंशन स्लिप है, ये मेरे उसके आधार है, जिसके हिसाब से आप मेरा लोन सैंक्शन करें। तो आप क्या क्या दस्तावेज देंगे, आप अनुबंध देंगे, जमीन के कागज की फोटोकॉपी देंगे जिससे आप खरीद रहे हैं ताकि बैंक उसकी जांच कराएगी, आप एस्टिमेट देंगे नगर निगम से नक्शा पास करा हुआ जिसके आधार पर बैंक उसका वैल्यूएशन कराएगी, और सर्च और वैल्यूएशन ओके आने के बाद आपकी जो इनकम होगी, आय होगी, उसके हिसाब से देखेगी। अगर आय कम है तो ज्यादा समय के लिए देगी लोन, कम आय है ज्यादा आय है तो कम समय के लिए लोन देगी, जिससे कि आपको पुनर्भुगतान में कोई दिक्कत ना आए। और एक चीज और विशेष है होम लोन में कि होम लोन देते समय स्टेट टू स्टेट डिसबर्समेंट होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक डिसबर्समेंट, CLD। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको डिसबर्समेंट होगा। उदाहरण के लिए जैसे आपको मकान बनाने के लिए 30 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, आपको 30 लाख का लोन आपकी इनकम सपोर्ट करती है तो इसलिए बैंक ने 30 लाख का लोन दे दिया। आप ये मान के मत चलिए कि 30 लाख का 30 लाख आपको आज मिल जाएगा, नहीं। 30 लाख का लोन जैसे जैसे भुगतान होगा, जैसे जैसे मकान का निर्माण होगा, बैंक का इंजीनियर जाएगा, वैल्यूअर जाएगा, चेक करेगा, उसके हिसाब से आपको किस्त देगा। पहले किस्त के लिए आप जब आपने लोन सैंक्शन होगा तो आप कहेंगे भाई मुझे नींव खुदवानी है, फाउंडेशन देनी है, इसलिए मुझे 4 लाख का लोन, 5 लाख का लोन दें ताकि मैं नींव काम कर सकूं। तो अब आपको 3 लाख रुपए का एडवांस दे दी। अब आपने नींव खुदवाई, फिर आपने कहा मुझे ईंटें लगवानी है, सरिया बनवाना है, उसको खरीदने के लिए, कॉलम बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक का आदमी जाएगा, बैंक का वैल्यूअर जाएगा, चेक करेगा वाकई नींव खुदी है नहीं खुदी है, आपको कितना चाहिए, फिर आपको दोबारा 5 लाख रुपए देगा आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। फिर आपका पिलर बन गए, कॉलम बन गए, फिर उन्होंने कहा मेरे को चिनाई बना दी, फिर जाएगा आदमी, फिर चेक करेगा। तो जैसे कहने का मतलब है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको लोन रिलीज होता जाएगा। आप कदाचित ये मान के ना चले कि पूरा 30 लाख का लोन आपको पहले दिन डिसबर्स हो जाए, सैंक्शन तो हो जाएगा, एक कार्रवाई पूरी एक ही दिन होगी, पर उसके बाद जो रिलीज होगा बैंक, जो पेमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ऐसा नहीं हो कि वो आपको कोई कंफ्यूजन रहे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको। अब एक स्थिति ये आती है कि आप बैंक का जो भी लोन होगा टोटल ही क्लियर होगा, क्योंकि आपने बैंक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी। आप जब होम लोन ले रहे हो
तो आप बैंक को निश्चिंत कर दिया कि बैंक जो दस्तावेज अपने मापदंडों की चेक करा रहा है, तो मुझे कुछ भी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ना, अरे मुझे क्या करना है, वो तो बैंक वाले जाने, बैंक चेक कर रहे हैं, मेरा कोई सिरदर्द नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक वाले जिम्मेदारी से जांच करा रहे हैं। और उसकी दूसरी बात और समझिए कि आपका पैसा तो सिर्फ कम ही लग रहा है। 30 लाख के लोन में आपका मार्जिन लगेगा, आपका हिस्सा 10%, 15%, 4 लाख, 5 लाख रुपए। बैंक का तो पूरा 25 लाख रुपए लग रहा है ना। तो बैंक पूरी जांचेगी, परखेगी, तभी आपका लोन सैंक्शन करेगी और रिलीज करेगी। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब एक हाँ जी सर। एक स्थिति ये हो सकती है, आपने रेडीमेड बिल्डर से मकान ले रहे हैं, तो बिल्डर के केस में भी क्या होगा, आमतौर पर सारे बिल्डर बड़े बड़े बैंकों से टाई अप कर लेते हैं। आपने सुना होगा एक शब्द आता है टाई अप। बिल्डर लोग लिखते हैं ना, हमारा टाई अप हो चुका है। बिल्डर से लोन लेने में आप सिर्फ 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं, आपका टाई अप हुआ है कि नहीं हुआ, और रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हर स्टेट की रहती है, वहां से अप्रूवल मिलता है। वो लोग जांचते हैं, परखते हैं, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखते हैं, तो वही लोगों का लोन सैंक्शन होता है। तो रेरा का देखिए आपको पेपर में ऐड में रेरा अप्रूव लिखा जाता है। रेरा के अनिवार्यता है, रेरा अप्रूव होगा। और आपका बिल्डर का क्या करेगा, टाई अप। टाई अप में क्या होगा, जो बिल्डर होगा सारी जमीन के कागज बैंक में देगा, बैंक 2 वकीलों से सर्च कराएगी, पूरे प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कराएगी, अलग अलग फ्लैटों का वैल्यूएशन कराएगी, और उसके हिसाब से आप कहोगे कि मेरे को बिल्डर से अनुबंध करेंगे, और अनुबंध पत्र बैंक को दे देंगे। बाकी सारा काम बैंक, क्योंकि टाई अप है तो सुगमता से आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके अंदर भी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपको लोन मिलेगा। अगर किसी बिल्डर का इमीडिएट पोजीशन है, रेडी पोजीशन है, तो तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। अन्यथा जैसे जैसे बिल्डर मकान बनाएगा वैसे वैसे आपका लोन मिलेगा। रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री बैंक में जमा रहेगी, बंधक रहेगी। जब लोन चुकता होगा तब आपको उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मिलेगी। बैंक उसकी आपकी आय के आधार पर नियमित किस्त बांधेगी, जो कि आपको हर महीने जमा करनी होगी। अगर आपने किस्त जमा नहीं करी तो बैंक उसमें सरफेसी के तहत जब्ती की कार्रवाई करती है, जिसमें कि आपकी मकान या फ्लैट जो भी आपने लिया है बैंक लोन से वो चला जाएगा, और बैंक का पेपर वगैरह में भी नाम लिख के आपकी बदनामी का भी डर बना रहता है। ये संक्षिप्त में अपन ने होम लोन के बारे में बात करी। होम लोन के बारे में किसी ने पूछा है, पूछना हो तो जरूर से पूछ लीजिए। अपन व्यापार ऋण की बात कर चुके हैं, होम लोन की बात हो चुकी है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? हाँ या ना बोलिए। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए गुड। अपन अब आगे चलते हैं। होम लोन के अलावा चलते हैं अपन कार लोन पे। कार लोन भी बाकी टर्म लोन जैसा ही रहेगा। काम लोन में भी क्या होगा, आपको अपने आय के प्रमाण देने पड़ेंगे कि भाई मेरी ये आय है, ये सैलरी स्लिप है, ये मेरा प्रमाण है जिसके आधार पर मैं ये लोन कर रहा हूँ, मैं लोन चुकाऊंगा, ये मेरी पेंशन स्लिप है, ये मेरी आय का प्रमाण पत्र है, ये मेरे इनकम टैक्स रिटर्न है, और ये इस डीलर से मैं फलानी कार लेना चाह रहा हूँ। ये डीलर पे उसमें भी कोटेशन पे आप लिख के देंगे कि मेरे को फलानी मारुति की स्विफ्ट खरीदनी है, मारुति की डिजायर खरीदनी है, मारुति की मेरे को वाइब्रेटर खरीदनी है, हाइड्रेटर खरीदनी है टोयोटा की। ये सारी चीज आप कोटेशन पे लिख के देंगे, वो सब कोटेशन आप बैंक में जमा करेंगे। बैंक उसके आधार पे आपको ऋण सैंक्शन करेगी, आपकी आय के आधार पे। बैंक आपसे फॉर्म नंबर 20, 29, 30, 34 और 35 नंबर फॉर्म साइन करा के रखती है। हाइपोथिकेशन के वो बैंक के नियमित फॉर्म है, और वो आपको बैंक का चार्ज आरटीओ में चढ़ा रहता है। जो ओनरशिप होगी, जो आरटीओ में दस्तावेज सबमिट होंगे, उसमें बैंक का नाम का उल्लेख रहेगा। तो जब तक आपका बैंक लोन है, आप किसी का कार को वो बेच नहीं सकते। जैसी जैसी कार चुक जाएगी, लोन चुक जाएगा, तो आपको कार फ्री करने का लेटर मिल जाएगा। आप आरटीओ में जाके अपनी कार का निरस्तीकरण जो बैंक का चार्ज है उसका करा सकते हैं। उसके अंदर भी जब आप बिल देंगे तो बिल में लिखेंगे कार मेरे मनमाफी कार मिल गई, जो मैंने कार पसंद की थी वो मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ, आप उसको भुगतान डीलर को कर दिया जावे। कोटेशन भी देंगे और बिल भी देंगे, गाड़ी के सारे कागज, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस जाएगी, उसकी कॉपी बैंक में जमा करी जाती है। कार लोन में और कोई विशेष बात नहीं रहती। इसी तरीके से कार लोन के अलावा ट्रक लोन दिए जाते हैं, ट्रक के बड़े बड़े डंपर के लोन दिए जाते हैं। उसमें बस ये चीज देखी जाती है कि डंपर की जो आय है, डंपर चूंकि किराए पे चलेगा या ऑटो रिक्शा है, ये किराए पे चलेगा, तो किराए से उसकी आमदनी कितनी होगी जिससे कि किस्त का निपटान हो सके।
इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो कार लोन है तो पर्सनल यूज हो गई, मैंने अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो मेरे पर्सनल कार लोन हो गए। बाकी अगर व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं तो SRTO, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर्स के हिसाब से लोन होता है, जिसके अंदर आप जो भी आप व्यवसाय, जैसे आपने ऑटो रिक्शा लिया तो ऑटो रिक्शा से जो कमाई होगी उससे उसका आप पुनर्भुगतान करेंगे। ट्रक लिया तो ट्रक जब चलेगा माल ढोएगा उसके उससे पुनर्भुगतान से आप उसका लोन की चुकता करेंगे। जब वैसे अपन ने पहले चर्चा करी, होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, इसमें क्या रहता है कि जब जब तक आप किस्त बराबर जमा करते रहेंगे तो आपको बैंक कभी ये नहीं कह सकती कि आप कार का लोन जमा करें। 7 साल का लोन दिया, अगर आप किस्त नियमित जमा कर रहे हैं तो आपको कभी भी किस्त बंद करने के लिए बैंक बाध्य नहीं करेगी। ये कार लोन के बारे में संक्षिप्त में हो गया। अब अपन चलते हैं एजुकेशन लोन, शिक्षा लोन, जो कि आप जानते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए भी मिलेगा, बाहर जाने के लिए भी मिलेगा। 7.5 लाख रुपए तक की कोई गारंटी नहीं रहती, 20 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाता है। उसमें 3-4-5 शर्तें हैं कि आपकी जो कम एडमिशन सिक्योर्ड होना चाहिए कोई टेस्ट के माध्यम से, और आपका अप्रूव्ड कोर्स है NICT से, AICTC से या UGC से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कोर्सेज में आपको मिलता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का पुनर्भुगतान पढ़ाई के बाद भी 12 से 18 महीने बाद मिलता है, जिसमें कि आपने पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिलने का भी समय मिले, जब तक चाहें तो आप ब्याज जमा कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के संग मिलता है, ज्वाइंट फैमिली रहता है, और अगर आप उसमें समय समय पे ब्याज जमा करते रहेंगे तो आपको ब्याज की छूट भी मिल जाती है पढ़ाई के दरमियान। और पढ़ाई के बाद आप करेंगे, अगर आपने जमा नहीं किया तो ब्याज जुड़ता रहेगा, और बाद में आपको जमा जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी या 12 महीने या 18 महीने बाद ऑटोमेटिक किस्त शुरू हो जाएगी, चाहे आपकी नौकरी लगे या न लगे। कोर्स कंप्लीशन तक का ब्याज जुड़ता रहेगा मूलधन में। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, हर साल आपको 5 साल का कोर्स है, हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। जब जब लोन मिलेगा आपको पहली साल के बाद दूसरी साल का जब लोन मिलेगा तो आपको पहले साल के पास होने का मार्कशीट देनी पड़ेगी, हम पास हो गए तभी आपको दूसरी साल का लोन मिलेगा। फिर तीसरी साल का लोन मिलेगा तब जब आप दूसरी साल की मार्कशीट देंगे कि मैं पास हो गया, तब आपको 5वें साल का लोन मिलेगा, उसकी रसीद आपको बैंक में देनी पड़ेगी। आपको लोन के संग किताबों का, कंप्यूटर का, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये सारी चीजें भी आपको लोन के माध्यम से मिलती हैं। इसके अंदर भी जैसे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या कॉलेज में रह रहे हैं, पूरा पेमेंट डायरेक्ट कॉलेज को जाता है, ना कि आपको। छोटी मोटी चीजों के लिए किताब लेनी है, उसके लिए भी कोशिश बैंक ये करती है कि जो सप्लायर है उसको दे, छोटा मोटा लोन नगद आपको दे सकती है, बाकी हर चीज का भुगतान डायरेक्ट सप्लायर को होता है। अगर आपने किस्त जमा नहीं करी तो आपका खाता NPA होगा, सिविल खराब हो जाएगी, और आपको कहीं भी नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, और लोन तो कभी आपको जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। तो लोन उतना ही लें जो चुका सकें, अन्यथा आपको लोन की किस्त से ही काफी आपको दिक्कत हो जाती है। अब बाहर जाने के भी लोन मिलता है, 7.5 लाख के ऊपर आपको गारंटी देनी पड़ती है, मकान के कागज या FD या LIC पॉलिसी, FD का इत्यादि आपको सरेंडर पॉलिसी के हिसाब से रखना पड़ता है। बाहर जाने के लिए भी उसमें सब में सबसे बड़ी कंडीशन ये कि आपका एडमिशन, कंफर्म एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका कंफर्म एडमिशन नहीं है तो आपको वो लोन नहीं मिलता है। और पासपोर्ट अप्रूव में होना चाहिए, आपको वर्क परमिट मिले या जाने का आपको लाइसेंस मिले, परमिट मिले, तभी आपको वो लोन मिलेगा, अन्यथा वो लोन नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन के बाद एक तीसरा तरीका आमतौर पर लोन आता है, खाद बीज का लोन, जो अपन लोगों को आमतौर पर देखने मिले, KCC जिसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है। ये भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत में रहता है लोगों की। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, तो बैंक जो जिले की सोसाइटियां, कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं या सोसाइटी रहती है, वो लोग भी देती हैं, पर उन लोगों का मैं थोड़ा सा कभी बहुत सारे भ्रष्टाचार की कहानियां सुनने, किस्से सुनने मिलते हैं। अपन ये नहीं जानते कि वो सही है गलत है, पर कुछ तरीके की चीजें सुनने समझने में आती हैं। तो आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड का बैंक भी आजकल देने लग गए हैं, और बैंक का लोन भी काफी सुगमता से, आसानी से मिलता है। किसान KCC का लोन जो मिलता है उसका आधार होता है आपकी लैंड होल्डिंग या आपकी कितने की काश्त है, कितनी की जमीन आपकी होल्डिंग है, और कौन कौन सी आप फसल उगाएंगे। KCC के लिए हर जिले से जो एग्रीकल्चर सोसाइटी रहती है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर कमेटी रहती है, हर जिले की हर फसल का उन्होंने ऋण का एक मापदंड, एक निर्धारण कर रखा है, उस फसल के लिए इतना लोन मिलेगा। आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लेने आएंगे, आप बैंक में जाएंगे,
तो आप अपनी किताब, जो आपकी खेती है, तो जमीन के कागज है, खसरा खतौनी या जो भी किताब है, तो ऋण पुस्तिका जिसको बोलते हैं, वो आप लेके आके बैंक में देंगे कि भाई मेरे पे इतने बीघा की जमीन है, इतने बीघा की काश्त है, इतने हेक्टर्स की जमीन है, इतने एकड़ की जमीन है, इसमें मुझे किसान क्रेडिट देगा। उसके खसरा में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप एक साल में कितनी, एक फसल लेते हैं, 2 फसल लेते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर उल्लेख रहेंगी। और उस फसल के आधार पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड का लोन सैंक्शन करते हैं। तो उस किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है, जो आपने 2 फसल बोली या 3 फसल बोली, उसके अंदर निर्धारित है, अगर आपने सरसों की फसल ली या सोया की फसल ली, 1 हेक्टर में आपको खाद बीज लेबर सब मिला के 1 हेक्टर में इतना मिलेगा। अगर आपकी, मान लीजिए उदाहरण के लिए अपन समझने के लिए बात करते हैं, जैसे कि सोया की बात करते हैं, सोया आप लगा रहे हैं या कॉटन लगा रहे हैं या गन्ना लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं, 1 एकड़ में आपको मान लीजिए 25,000 रुपए का जरूरत पड़ती है, जो कि कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव किया। अब आपने कहा मेरे पे 10 एकड़ की लैंड है, 10 एकड़ की लैंड है, भूमि है, ये मेरी किताब के दस्तावेज हैं, और 10 एकड़ पे मैं ये गेहूं करूंगा। तो एक गेहूं के लिए 25,000 बोले, तो 10 एकड़ के 25,000 इंटू 10 यानी 2.5 लाख रुपए के आपको गेहूं के लिए लोन हो जाएगा। फिर आपने कहा मेरे को दूसरी फसल करनी है, मान लीजिए ज्वार करना या मेरे को सरसों करना, तो सरसों का 10 ही एकड़ में गेहूं होगा, जब वो कट जाएगा तो उसके सरसों करूंगा या सोया करूंगा। तो 10 एकड़ में सोया की कितनी होगी, 15,000 रुपए मान लीजिए, तो 10 इंटू 15 1.5 लाख रुपए। तो कुल किसी की जरूरत कितनी पड़ी, 2.5 लाख और 1.5 लाख, कुल 4 लाख की सैंक्शन हो जाएगी। अब जब बुआई का टाइम आएगा, तो सबसे पहले हमने कहा सरसों की बुआई होगी, तो सरसों की बुआई के लिए आपको खाद बीज के लिए लोन मिल जाएगा, जिससे आप बुआई करें, फसल लें। उस समय आपको गेहूं का लोन नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपने फसल का ऋण लिया, सरसों का फसल हुई, फसल काटी, और उसको चुकाने के बाद आपको ये सरसों का लोन चुका के आपको गेहूं का लोन तुरंत ही मिल जाएगा। कई बारी क्या होता है कि आदमी को फसल का उपज ढंग से नहीं मिलता, तो वो आदमी उसको वेयर हाउस में रखता है। मैंने सरसों लगाई, सरसों मैंने जनवरी में काट दी, और जनवरी में काटने के बाद उसका फसल का उपज नहीं आया, ढंग से मूल्य नहीं मिल रहा, तो मेरे को नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा ये मैं गोदाम में रख रहा हूँ या अपने घर में रख रहा हूँ, पर मुझे गेहूं की बुवाई अभी करनी है। उस केस में बैंक आपको गेहूं की बुवाई के लिए भी लोन दे सकती, जो भी एक की आपकी लिमिट सैंक्शन है। बट आपको ये माना जाएगा, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि जैसे ही आप सरसों की फसल बेचें, तो आपको पूरा का पूरा सरसों की फसल या सोया की फसल का किस्त को आप बराबर रूप से चुका दें। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो क्या आपका खाता एमपी हो जाएगा, और आपको आने वाले कभी भी इसके अंदर लोन नहीं मिलेगा, ना फसल ऋण मिलेगा, ना कोई दूसरी तरीके का लोन मिलेगा। बात ज्यादा बड़ी कास्ट होती है, बड़ा ज्यादा होल्डिंग होती है, तो बैंक अपने नाम पे उसका चार्ज रजिस्टर कराती है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रहता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बैंक अपना नाम चढ़वा लेती है। पर वो बड़े काश्तकारों के लिए होती है, छोटे मोटों के लिए उस तरीके की जरूरत नहीं होती। बैंक उसके अंदर फसल बीमा भी कराती है आपके खाते से। मान लो कभी कोई विपत्ति आ जाती है, प्राकृतिक विपत्ता के चक्कर में अगर आपका फसल ऋण नहीं होता, किसी कारण से फसल का नुकसान होता है, कीड़ा लग जाता है, तो भी आपको उसके अंदर से आपको बराबर आपको पुनर्भुगतान बैंक की जो एजेंसी होती है उसके माध्यम से होता है। तो ये मेरे ख्याल से आज के अपने सारे टॉपिक थे, अपन ने उसको कर लिए हैं। अगर आपको कुछ इसके अंदर चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप निश्चित पूछ लें, आपका स्वागत है। और अगर आप कोई भी चीज सवाल हो, जवाब हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कोई भी उत्तर जवाब देने में। आप निसंकोच पूछिए, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे कि आपके सवाल जवाब जो भी हो। सर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? आप बोलेंगे, आ रहा है, मैं सुन रहा कैसे हूँ। आएगा? कैसे आएगा? आप बोल रहे हैं, मैं सुन तो रहा हूँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, हम लोग आंसर करते हैं, जो कोई ऐसे किसी टाइप का क्वेश्चन होता है। यार क्वेश्चन पेपर मैंने देखे नहीं आज तक, बट जो क्वेश्चन तो जो ये जो पढ़ाया है ना, इसमें से ही आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते। जो भी किताबें मैंने पूरी तरीके से पढ़ के ही आपको पढ़ाई है, और इसके अंदर से अगर आप जितना ये पढ़ा है इतना ही करेंगे तो आएगा। आमतौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसमें ज्यादा ऐसे लिखे पढ़ी वाले नहीं आते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि दस्तावेज आपको खाता खोलने के लिए कौन कौन से लगेंगे, तो वो आप बतलाएंगे। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या क्या रहते हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में क्या रहता है, लोन एप्लीकेशन आपको भरनी है बिजनेस के लिए, तो आमतौर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें
आपको देखने को मिलेंगी। मेरे ख्याल से महेश साहब ज्वाइन कर चुके हैं। महेश सर, सर गुड मॉर्निंग, मैं संदीप सर, आपका अभी सर, आर यू हियरिंग मी सर? सर महेश सर, तो नेक्स्ट फैकल्टी है अपने मेरे सर हैं महेश साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप जल्दी क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि वो लाइन पे हैं, अगर हो तो अपन इनको भी ज्वाइन कराएं, फिर मैं एग्जिट लूं। आप फटाफट पूछ क्योंकि महेश साहब का सेशन भी आप कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, आप में से किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल जवाब नहीं सर। है? आपको सेशन समझ में आया? जी कोई सवाल? नेतन जी कोई सवाल आपको? किसी को? संजय दत्ता जी, एनीवन, किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। कोई? नो सर। श्योर? तो अपन इसको क्या बंद करें सेशन को? यस सर। सर नेक्स्ट क्लास क्या अभी शुरू होगी या? नहीं, मेरे नेक्स्ट क्लास मेरा नहीं है, मशरू साहब है, इनके मशरू साहब है, मेरे भी बॉस थे वो। काफी अच्छी नॉलेज है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके सेशन से।